नमस्कार दोस्तों। देश की संसद में इस समय ज़बरदस्त राजनीतिक तूफान मचा हुआ है क्योंकि चर्चा का विषय है ऑपरेशन सिंदूर। संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली पर सवाल उठा दिए। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि यह ऑपरेशन सिर्फ इमेज मैनेजमेंट था, कोई ठोस सैन्य कार्रवाई नहीं। उन्होंने इंदिरा गांधी के 1971 के युद्ध की मिसाल देते हुए कहा कि आज के प्रधानमंत्री में उतना साहस नहीं है जितना भारत को चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर साहस है तो पीएम खुलकर कहें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर झूठ बोल रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये वाकई एक अधूरा सैन्य ऑपरेशन था या एक रणनीतिक विजय? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी जिसने 70 वर्षों तक देश पर शासन किया, आतंकवाद के खिलाफ कभी इतना सख्त रुख अपना पाई? आज हम इस सच की परतें खोलेंगे। हम जानेंगे कि कांग्रेस के शासन में जब पाकिस्तान ने बार बार देश पर आतंक का वार किया, तब उनकी सरकारों ने क्या किया, और क्या आज का भारत पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, जवाबदेह और निर्णायक हो चुका है? चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी पड़ताल जो हर देशवासी को जाननी चाहिए। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी में जबरदस्त इच्छा शक्ति, राजनीतिक दूरदृष्टि और अदम्य साहस था, जिसका प्रमाण हमें 1971 के भारत पाक युद्ध में मिला। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, बल्कि एक नया राष्ट्र बांग्लादेश भी दुनिया के नक्शे पर उभरा। लेकिन सवाल उठता है, क्या इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नेता आया जिसने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैसी ही सख्ती दिखाई? और इसका जवाब है नहीं। उनके बाद के नेताओं ने केवल मंचों से निंदा की, शांति की अपीलें की और कड़े शब्दों में बयान दिए, लेकिन न तो कोई निर्णायक सैन्य कार्रवाई की गई और न ही कोई ठोस कूटनीतिक दबाव बनाया गया। नतीजा, देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवाद की घटनाएं होती रही और देश सहता रहा। आज जब कांग्रेस बार बार इंदिरा गांधी जी का नाम लेकर खुद को वीरता की विरासत बताती है, तो उसे यह भी देखना होगा कि उस विरासत को निभाने में वह बार बार असफल क्यों रही। दोस्तों, आज जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और सरकार के द्वारा आतंकवाद पर की जा रही कार्रवाई पर सवाल पूछ रही है, तो देश की जनता आज कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल पूछना चाहती है। भारत में पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद कोई आज की कहानी नहीं है, बल्कि ये जख्म 3 दशक से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के अंत में हुई, जब जम्मू कश्मीर में सुनियोजित तरीके से आतंक का बीज बोया गया। 1990 आते आते हालात इतने भयावह हो गए कि कश्मीरी हिंदुओं की टारगेट किलिंग शुरू हो गई, मंदिर ध्वस्त किए गए और 3.5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए। ये इतिहास का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और मानवीय पलायन था, लेकिन उस समय केंद्र में थी कांग्रेस की सरकार, जो न सिर्फ मूक दर्शक बनी रही, बल्कि इस नरसंहार को रोकने में पूरी तरह विफल रही। अब सवाल यह है कि उस दौर में कांग्रेस ने न तो आतंकवाद के खिलाफ कोई निर्णायक कदम उठाया और न ही कश्मीरी हिंदुओं को न्याय दिलाने की ईमानदार कोशिश की। क्या यही थी उनकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी? दोस्तों, 26 नवंबर 2008 का एक ऐसा दिन जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को आतंकवादियों ने 3 दिनों तक अपने कब्जे में ले लिया था। ताज होटल, ओबरॉय होटल, सीएसटी रेलवे स्टेशन और यहूदी सेंटर जैसे प्रतिष्ठित स्थानों को गोलियों और बम धमाकों से दहला दिया गया। 166 मासूम लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। भारत के बहादुर ब्लैक कैट कमांडोज ने
अजमल कसाब नामक एक पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़कर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नापाक चेहरा उजागर कर दिया था। इसके बावजूद सवाल ये है कि जब सारा सबूत पाकिस्तान की संलिप्तता की पुष्टि कर चुका था, तब कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की। क्या आतंक के इस सबसे बड़े हमले के बाद भी सिर्फ निंदा करना ही उनका जवाब था? क्या ये कायरता नहीं थी या कोई कूटनीतिक विवशता? देश को इन सवालों का जवाब जानने का पूरा हक है। 12 मार्च 1993 का दिन भारत के इतिहास में उस दर्दनाक अध्याय की तरह दर्ज है जिसे भुला पाना नामुमकिन है। मुंबई की गलियों में महज 2 घंटे के भीतर 13 बम धमाकों ने 257 लोगों की जान ले ली और 700 से ज़्यादा लोगों को जख्मी कर दिया। शिवसेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग, प्लाजा सिनेमा, सहारा एयरपोर्ट, हर धमाका जैसे भारत की अस्मिता पर एक हमला था। इस भयावह हमले का मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम, जो इस हमले के बाद पाकिस्तान भाग गया और आज तक वहां की आईएसआई और सेना की खुली शरण में पल रहा है। लेकिन उस समय देश में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या उस सरकार ने दाऊद को मारने के लिए कोई एयर स्ट्राइक, कोई सर्जिकल ऑपरेशन या कोई अन्य सैन्य कार्रवाई की, या सिर्फ चुप रहकर निंदा करने और फाइलें दबाने का काम किया? आज देश की जनता जानना चाहती है कि उस नरसंहार का जवाब आखिर क्यों नहीं दिया गया। दोस्तों, 2005 से 2008 के बीच भारत ने आतंकवाद के सबसे काले दिन देखे, जब देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, वाराणसी, हैदराबाद तक खून से लाल हो गए थे। 13 सितंबर 2008 दिल्ली में 6 बम धमाके, 26 की मौत। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में 2 घंटे के अंदर 20 धमाके, 57 मौतें। 13 जुलाई 2008 जयपुर में सिलसिलेवार धमाके, 68 जानें गई। अगस्त 2007 हैदराबाद में विस्फोट, 42 मारे गए। जुलाई 2006 मुंबई लोकल ट्रेनों में 7 धमाके, 200 से ज़्यादा मौतें, 700 घायल। मार्च 2006 वाराणसी के मंदिर और रेलवे स्टेशन पर विस्फोट, 28 की मौत। और अक्टूबर 2005 दिवाली से ठीक पहले दिल्ली के बाज़ारों में 3 धमाके, 70 मौतें। और हर बार जांच में पाकिस्तान का नाम सामने आया, चाहे वह लश्कर-ए-तोयबा हो, हिजबुल हो या इंडियन मुजाहिदीन। और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और इन लगातार होते हमलों के बाद भी पाकिस्तान को न कोई चेतावनी मिली, न कोई सर्जिकल स्ट्राइक और न कोई ऑपरेशन। सिर्फ शोक संदेश, शांति की अपील और बयानबाजी। आज जब कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाती है तो देश की जनता पूछ रही है, जब भारत जला तब आपकी कार्रवाई कहाँ थी? आपकी चुप्पी और नरमी ने आतंक को खुला मैदान क्यों दिया? 1999 से 2004 तक देश में भाजपा की सरकार थी, और इस दौरान भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने भारत को बार बार लहूलुहान किया। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला हुआ। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के मंदिर को आतंकियों ने घेर लिया, गोलियां चली और नौजवान शहीद हो गए। हमलावर पाकिस्तान से आए थे। फिर 6 दिसंबर 2002 को मुंबई के घाटकोपर में बम विस्फोट, 2 की मौत। 27 जनवरी 2003 विले पार्ले में साइकिल बम से 1 की मौत। 14 मार्च मुलुंड ट्रेन ब्लास्ट में 10 लोग मारे गए। 28 जुलाई फिर घाटकोपर में बस धमाका हुआ और 4 जानें गई। 25 अगस्त 2003 को झवेरी बाजार और गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए दोहरे विस्फोटों में 50 लोग मारे गए। हर हमले के पीछे पाकिस्तान का नाम आया, लेकिन तब भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सीधा सैन्य कदम नहीं उठाया। दोस्तों, भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति में जो परिवर्तन 2014 के बाद देखने को मिला है, वह केवल शब्दों का नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई का प्रमाण है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का एयर स्ट्राइक
और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। ये तीनों ऐतिहासिक कार्रवाइयाँ भारत की उस नई रणनीति का परिचायक हैं जिसमें अब आतंकी हमला होने के बाद कड़े बयान नहीं बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर जवाब दिया जाता है। आज देश की जनता को यह समझना जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ भावनात्मक नारेबाजी या प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होता। ठोस निर्णय, दृढ़ इच्छा शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना ही असली राष्ट्र नीति है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह भारत की वर्षों की पीड़ा और धैर्य का विस्फोट था। पहलगाम में जो नरसंहार हुआ वह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं बल्कि सभ्यता और मानवता के खिलाफ की गई बर्बरता थी। और इसका जो जवाब भारत ने दिया उसने पाकिस्तान की धरती पर पल रहे उन सभी आतंकी संगठनों को चेतावनी दे दी कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। इस ऑपरेशन ने न केवल आतंकियों के ठिकानों को ख़त्म किया बल्कि पाकिस्तान की फौज और उसके शासन की आतंकवाद के साथ मिली भगत को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। और दोस्तों, इन घटनाओं के बीच अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि 1980 के दशक से लेकर 2014 तक, खासकर जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भारत आतंकवाद का शिकार तो बनता रहा लेकिन जवाबी कार्रवाई के नाम पर केवल निंदा प्रस्ताव और कूटनीतिक पत्राचार ही होता रहा। 1993 के मुंबई ब्लास्ट से लेकर 2008 के मुंबई हमलों तक, 2001 की संसद हमले से लेकर 2006 के वाराणसी विस्फोटों तक, हर बार पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने भारत की धरती को लहूलुहान किया। निर्दोषों की जान ली गई लेकिन तत्कालीन सरकारों ने कभी न सर्जिकल स्ट्राइक की, न एयर स्ट्राइक की और न ही पाकिस्तान को सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कटघरे में खड़ा किया। ऐसे में जब आज कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाती है, युद्ध विराम को कायरता कहती है, तो देश की जनता को यह पूछने का पूरा हक है कि जब आपके शासन में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए तब आपने क्या किया? क्या आपने पाकिस्तान को कोई स्पष्ट चेतावनी दी? क्या आपने सेना को खुली छूट दी या फिर सिर्फ निंदा करके, मोमबत्ती जलाकर और कूटनीतिक चिट्ठियों से आतंक का जवाब दिया? आज भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में अब युवा हथियार नहीं कलम उठा रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है, विकास की रफ्तार तेज हो रही है और आतंक का ढांचा टूट रहा है। ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अब देश की सुरक्षा से समझौता नहीं होता और देश के दुश्मनों को पता है कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि 2014 के बाद अगर जम्मू कश्मीर और इसके साथ लगते पठानकोट को छोड़ दिया जाए तो देश के किसी भी हिस्से में पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की एक भी घटना नहीं हुई है। लेकिन जिस वक्त सरकार और सेना सीमा पर आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है, उस समय विपक्ष का बार बार सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाना, सरकार की नीयत पर शक करना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को कमज़ोर करना न सिर्फ राष्ट्रहित के खिलाफ है बल्कि ये वही नीति है जिसने कांग्रेस को आज राजनीतिक हाशिए पर ला खड़ा किया है। अगर कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक पुनर्जीवन चाहिए तो उसे अपनी सोच और नीति दोनों में बदलाव लाना होगा, क्योंकि अब भारत बदल चुका है। अब भारत नमन नहीं प्रतिशोध करता है और जो भी इस प्रतिशोध की राह में बाधा बनेगा वो इतिहास के कूड़ेदान में ही जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।